आदाब, मैं एम.ए. बरनी। आज हम पहुंच चुके हैं ओखला, जहां भाजपा के एक वरिष्ठ नेता बल्कन कहें तो रीढ़ की हड्डी हैं और इन्होंने भाजपा सरकार से बहुत सारे काम लिए हैं, मुस्लिमों को लेकर के काम लिए हैं, मुस्लिमों की आवाज़ भाजपा सरकार तक पहुंचाई है और ये कहें कि एक भाजपा इन पर बहुत विश्वास करती है, इनकी बात बहुत मानती है। तो आज हम पहुंचे हैं शाहीन बाग, जहां पर इनके चंद कदमों की दूरी पर धरना भी हो रहा था। इन्होंने धरने के खिलाफ भी बहुत आवाज़ उठाई थी, लेकिन वो आवाज़ थोड़ी इनकी हल्की रह गई। और फिर आज जो कोरोना को लेकर के जो देश के अंदर सबसे ज़्यादा लोग परेशानी, मुफलिसी, भूखमरी से लोग परेशान हैं, वहीं सरकार बयान पे बयान कर रही है और सरकार खाली बयान करती है और जनता भूखी मरने को तैयार हो जाती है। तो आज हम मुफ्ती कासमी साहब के घर पर हैं और उनसे ये पूछेंगे कि आप डिबेट में जो लेकर के सबसे ज़्यादा चर्चित रहते हैं, क्या आप सरकार की तरफ से चुने जाते हैं या अपनी बात आप खुद रखते हैं, या सरकार आपसे क्या चाहती है? आप मुस्लिमों को टारगेट बनाते हैं, आप कभी मरकज़ वालों को टारगेट बनाते हैं, कभी आप किसी को टारगेट बनाते हैं। क्या आपका ये शौक़ है, सच्चाई है, या सिर्फ सुर्खियों में रहने का आपका ये है? तो आज चलते हैं हम मुफ्ती साहब के पास। मुफ्ती साहब खुद बताएंगे। जी मुफ्ती साहब। आपके तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब और अस्सलाम वालेकुम। आपका सवाल ठीक है। मैं राजनीति में कोई पिछले 10 साल से हूँ, लेकिन आपने नहीं देखा होगा कि मैं हर वक्त टीवी पर या किसी भी डिबेट में अपनी बातें रख रहा हूँ। लेकिन जो ये अभी मरकज़ का मुद्दा कोरोना को लेकर के आया, इस पर मैंने अपनी एक भूमिका निभाई है, जिसको मैं अपने ऊपर ज़रूरी समझता था और फ़र्ज़ समझता था। एक आलिम होने के नाते, एक मुफ्ती होने के नाते, एक इस्लामी स्कॉलर होने के नाते मैंने टीवी चैनल के माध्यम से, जबकि ये बात पूरे मुल्क के मुसलमानों पर आन पड़ी थी, हमारे दीन पर, हमारे मज़हब पर और इस्लाम पर आन पड़ी थी, एक ऐसी जमात जो दावत व तबलीग का बागी गिरोह है, जिसने शुरा को नकारा है, जिसने दारुल देवबंद के उलमा को और दारुल देवबंद के मशरब को नकारा है, जिसने मज़ाहिलूम के और पूरे मुल्क के मुफ्तियों को नकारा है। एक ऐसा शख्स अपनी जिहारत की वजह से पूरे मुल्क के उलमा को, दावत व तबलीग को, मुल्क के मुसलमानों को बदनाम करा रहा था। तो ऐसे में मैंने जिम्मेदारी समझी और वो भूमिका मैंने आकर के टीवी पर निभाई और लोगों को ये बताने की कोशिश की कि ये अकेला इंसान है, ना सारे मुसलमानों को इससे जोड़ा जाए और ना ही दावत तबलीग के काम को इससे जोड़ा जाए, और ना दारुल देवबंद को, मज़ाहिलूम सहारनपुर को और हमारे अकाबरीन को इससे जोड़ा जाए। ना मेरा ये शौक़ है। कासमी साहब, एक आपसे सवाल करेंगे। आपने जो मुफ्ती की जो पढ़ाई की है वो कहाँ से की है, कहाँ से फारिग हुए आप? देखो, मैं आलिमियत तो मैंने दारुल वक़्फ़ से की है, दारुल वक़्फ़ देवबंद से, और उसकी मेरे पास सनद है। अगर आपका चैनल मुझसे कहेगा दिखाने के लिए तो मैं उसको पेश भी कर दूँगा। और कुछ लोगों का आरोप है कि आप भाजपा के बिल्कुल खास आदमी हैं, बिल्कुल भाजपा की रीढ़ की हड्डी हैं, भाजपा के आप नुमाइंदा हैं। ना, मैं ये गलत आरोप है। ना मेरे पास कोई भाजपा का कभी पद रहा और ना मैं कभी मैं बीजेपी में पदाधिकारी रहा, ना सरकार का पदाधिकारी हूँ। सिर्फ गलत फहमियाँ इस वजह से हैं कि मैं इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को लाइक करता हूँ, उनको एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर समझता हूँ, और जो बीजेपी की लीडरशिप है उसमें, चाहे वो हमारे राजनाथ सिंह जी हों या हमारे जो है अमित शाह जी हों, मैं इन लोगों की मतलब इनके डिसीज़न लेने को, इनकी क़ुव्वत फ़ैसला को, क़ुव्वत इरादी को, और जो ये देश के लिए काम करते हैं। और कांग्रेस ने क्या, मुझे कांग्रेस से खफा इसलिए हूँ मैं, और मुलायम सिंह और उन लोगों से इसलिए खफा हूँ कि इन्होंने मुसलमानों का बहुत मिसयूज़ किया, गलत इस्तेमाल किया। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी रही है कि जिसने मुसलमानों का कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, जो बात कही हमेशा साफ कही। अभी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने, जब से वो 2014 से प्राइम मिनिस्टर हैं, मुझे एक योजना ऐसी बताइए कि जो वो मज़हब के आधार पर लाए हों, जनधन योजना हो, गैस सिलेंडर सब्सिडी, जो भी हो, सब मज़ाहिब के लोगों ने, गरीब लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया। और मैं लाखों ऐसे मुसलमानों को, मेरे पूरे मुल्क में घूमता हूँ मैं, मुझे मालूम है कि लाखों लाख ऐसे मुसलमान हैं जो हर योजना से फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन उनका षड्यंत्र राजनीति के हिसाब से नहीं किया गया,
उनका वोट लेने के लिए या उनका मिसयूज़ नहीं किया गया, जैसा कि कांग्रेस और दूसरी पार्टियां उसकी बी टीमें करती भी आ रही थी। इसलिए मैं सिर्फ इन लोगों की तारीफ कभी कर देता हूं बस। ये घूमने का जो आपने सवाल किया था, पूरे मुल्क में घूमते हैं, तो क्या आप सर्वे करते हैं? नहीं, पूरे मुल्क में मेरे ज़्यादातर मजहबी सफ़र होते हैं, आप भी जानते हो। मदारिस खर्चा कहाँ से आता है? मैं बिजनेसमैन हूँ भाई, ताजिर हूँ, मेरी खुद की तिजारत है, अल्लाह का शुक्र है। कभी ज़िंदगी में मैंने आप ये देखिएगा कि अपनी गाड़ी में डीजल अपने पैसे से फूंकता हूँ मेरे भाई। आप मरकज के खिलाफ इतने क्यों हैं? क्यों अब मैंने देखा है टीवी पे आप सबसे ज़्यादा बयान आप ही के खिलाफ होते हैं और आप ही इस तरह से दहाड़ते हैं टीवी पर बैठ करके, ऐसा क्यों? मरकज वालों से आपकी क्या पर्सनल लड़ाई है? ये एक गलत फहमी है आपको। मरकज़ के अल्लाह का शुक्र है मैं कभी खिलाफ नहीं हो सकता। मरकज़ मेरे बुजुर्गों की जगह है। बरनी साहब, मैं आपसे एक सवाल इसमें माइनस पॉइंट करके आप ही से कर लेता हूँ। मैं और आप सगे भाई हैं और दोनों की बाप दादा के ज़माने से एक मुश्तरका प्रॉपर्टी है, और जब मैं ये देखूंगा कि बरनी साहब उसकी बर्बादी पर आ गए हैं, तो भाई होने के नाते मेरा फ़र्ज़ ये रहेगा कि मैं आपको रोकूं, हर तरीके से रोकूं, कानूनी एतबार से भी रोकूं, और जितना भी ज़ुबान से कह सकता हूं ज़ुबान से कहूं। तो ये हमारे पूरे मुल्क के मुसलमानों का असासा है मरकज़, हमारे बुजुर्गों की जगह है मरकज़। एक इंसान की जहालत ने उसको बर्बाद कर दिया है मेरे भाई। हम ये क्यों नहीं सोच रहे हैं मुल्क के मुसलमान कि एक जाहिल इंसान जिसके पास कोई ऐसी डिग्री भी नहीं है, मैं तो फिर दारुल वक़्फ़ का पढ़ा लिखा हूँ, ये कहाँ के पढ़े लिखे हैं। मरकज़ में एक मदरसा चलता है छोटा सा, ऊपर 100 बच्चे भी उसमें नहीं होते, वहीं से फारिग हो गए और वहीं पलाती मार करके बैठ गए, वहीं ज़बरदस्ती अमीर बन गए। ना किसी बुजुर्ग से सोहबत पाई है, ना किसी से तरबियत पाई है, कुछ भी तो नहीं है। तो एक सवाल है, ये मुसलमानों के अंदर सुना है कि 70 फ़िरके से ज़्यादा आज की डेट में हो चुकी है जी। वो कौन सा फ़िरका है जो इस टाइम में, इस ज़माने के अंदर भी या तो आसमान के ऊपर की बात करता है, ज़मीन के नीचे की बात करता है? वो आखिर आज के हालात पे बात क्यों नहीं करता? देखो, मेरे नबी ने फरमाया था कि इस उम्मत में 73 फ़िरके होंगे, उससे ज़्यादा तो खैर नहीं हो सकते। वो सब एक दूसरे की शाखाएँ हैं, अगर कुछ ज़्यादा हैं भी तो। और मैं आपको एक बात ये बता रहा हूँ कि दावत व तबलीग पर ये इल्ज़ाम है जो आपने बात कही है कि दावत व तबलीग के लोग जो हैं वो ज़मीन से नीचे की बात करते हैं या आसमान से ऊपर की। मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ क्या है। दावत व तबलीग में 2 किस्म के लोग आते हैं। दावत व तबलीग में एक तो वो लोग हैं जिन्होंने मदारिस में, जिनको मकातिब में बचपन में पढ़ने का मौका नहीं मिल सका किसी वजह से, तो वो कुछ नमाज रोज़ा दीन सीखने इस रास्ते में अल्लाह के लिए आ जाते हैं। दूसरे वो हैं कि वो जानते तो हैं लेकिन गलत रास्ते पर चले गए। आप भी खुद देखिए, मेरे घर में कोई ऐसा बच्चा हो गया कि वो फिस्को फजूर की तरफ चला गया, शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा, तो हम लोग उसको उठा के किसी अल्लाह वाले की सोबत में भेज देते, खानका में या फिर जमात में भेज देते हैं। तो ये तो अल्लाह, मैं आपको बता दूं कि जमात में जितना भी तबका सफ़र कर रहा है पूरी दुनिया में जहाँ भी है, वो अल्लाह के लिए कर रहा है, वो दीन के लिए कर रहा है। फिर आप बागी क्यों हैं? मैं बागी नहीं हूँ। मैं मौलाना साद जो इसका बागी ग्रुप है दावत व तबलीग का, जिसने अपने आप को ज़बरदस्ती अमीर बना रखा है, मैं उसको अमीर नहीं मानता हूँ। चलिएगा, आपने एक बहुत बड़ा सवाल जवाब में दे दिया है। आप ये बताइए, मौलाना साद के ऊपर जो सरकार ने इतनी सारी FIR और इतनी सारे धाराएं लगा रखी हैं और इतने सारे आरोप लगा रखे हैं, सरकार आपकी, आपके खुद कह चुके हैं कि सरकार हमारी, आप, हमने यहाँ सर्वे भी किया है कि सरकार में आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, ख़ास तौर से RSS में। तो आप एक बात ये बताइए कि जो मुफ्ती साद जी पर, जो मौलाना साद जी पर जो क्या नाम है इल्ज़ाम लगाए हुए हैं, FIR हो जाती है, सुनने में आया कि ED भी उनको इंटरफेयर कर रही है, ED भी इस मामले में इंटरफेयर कर रही है। तो आप ये बताइए, मौलाना साद के बाद में आप किसको वहाँ की पकड़ी या किसको वहाँ का रहबर बनाना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको, आपने कई बातें एक सवाल में कर दी हैं, चूँकि आप माशाल्लाह बहुत ज़हीन, बहुत सीनियर पत्रकार हैं ना, तो एक ही बात में सब कुछ पूछ लिया आपने। अलग अलग जवाब दे देता हूँ। हमारे ना कुछ लोगों की, हमारे जो रहनुमा हैं, कायदीन हैं मुस्लिम संगठन के, उन्होंने इस तरह की आवाज़ें पूरे मुल्क में उठाई हैं कि RSS ऐसी, बजरंग दल ऐसी, विश्व हिंद, यानी जो हमारे इस मुल्क में 100 करोड़ हिंदू लोग हैं, जिनसे हमारा बड़े भाई होने, छोटे भाई होने का नाता है, उनसे हमें नफ़रत में डाल दिया है। बस मैंने उसकी एक कड़ी को तोड़ करके आगे बढ़ करके सिर्फ ये कि मेरे RSS में बहुत ऐसे कोई ताल्लुकात लोगों से नहीं है कि मैं RSS में हर वक्त नहीं, सिर्फ मैंने वहाँ जाने की कोशिश की, जानने की कोशिश की। अल्लाह ताला का शुक्र है, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, पूरे मुल्क के मुसलमानों को ना RSS नफ़रत बांटती है मुसलमानों की प्रति, ना फैलाती है। मैं जब जिसके पास गया हूँ पूरा सम्मान मिला है।
अल्लाह की कसम मैं कभी किसी हिंदू का काम लेकर उनके पास नहीं गया हूँ, मुसलमानों की काम लेकर, और मुसलमानों ही के वो काम आए हैं हमेशा। जब जब मैंने उनको कहा वो मुसलमानों के काम आए। कभी मुझे उनकी तरफ से नफरत का शिकार होने का, कभी भी मैंने देखा ही नहीं कि वो मुसलमान को नफरत का शिकार बना रहे। एक बात। दूसरी बात, ये सरकार कोई ऐसी सरकार है नहीं कि किसी से बदले लेगी, इंतकाम लेगी। आप बता रहे हैं कि मुझे आप ही के माध्यम से पता चल रहा है कि ईडी का इंटरफेयर, ये वो सब एजेंसियां हैं सरकार की, वो सब अपनी अपनी जांचें करेंगी। और ना मैं मरकज़ से कोई ऐसा ताल्लुक़ रखता हूँ कि मैं वहाँ किसी को बिठाऊँगा या बैठूँगा, ऐसा कुछ मेरा रिलेशन, मेरा दावत व तबलीग से अक़ीदत का रिलेशन है। जो भी हमारे बुज़ुर्ग फैसला करेंगे, जो भी होगा, हम मरकज़ के साथ थे, हैं और रहेंगे। ना मौलाना साद के साथ थे, ना कभी रह सकते, और ना कभी ज़िंदगी में सवाल हो सकता कि मौलाना साद के साथ खड़े। मरकज़ के बाद में आपकी सरकार वगैरह आप किसको टारगेट बनाएंगे? नहीं, हमारी सरकार किसी को, देखो मैं कह रहा हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का ना पदाधिकारी हूँ, ना सरकार का पदाधिकारी हूँ। सिर्फ मेरे ये कहने से कि प्राइम मिनिस्टर अच्छे हैं और नहीं, टारगेट किसे बनाएंगे? मैं एक बात, सवाल का जवाब दे रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर अच्छे इंसान है, मुल्क के लिए अच्छे फैसले लेते हैं, तो मैं ये कहने में गर्व महसूस करता हूँ कि हमारी सरकार, फ़ख्र महसूस करता हूँ। मैंने आज तक किसी भी मुस्लिम समाज के किसी भी इंसान को इस सरकार में टारगेट होते देखा ही नहीं। इसने तो हदें पार कर दी थी, कानून का पालन किया ही नहीं, लिमिट पार कर दी, तब जाकर अगले टारगेट क्या है? मैं आपको कह तो रहा हूँ, आपको मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से लोग देखेंगे ये बात कि सेंट्रल सरकार के किसी नुमाइंदे ने साद पर एफआईआर नहीं कराई। वो तो केजरीवाल ने कराई है, जो इन मुसलमानों का मसीहा है। नहीं, केजरीवाल को तो आरएसएस की बी टीम बताते हैं। ना वो तो भाई 5 एमएलए मुसलमान हैं, पूरी दिल्ली के मुसलमानों ने उनको वोट दिया है और उन्होंने हजरत जी पर एफआईआर कराई है। सूत्रों की माने तो आम आदमी के पार्टी के एक विधायक ने भी आपको धमकी दी थी। जी दे रहे हैं, वो बराबर दे रहे हैं, लेकिन मैं उनसे भी सवाल करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, वो अपने मुख्यमंत्री से बात करें। उनके मुख्यमंत्री ने एफआईआर कराने के बाद भी जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं, सब में जमात का आंकड़ा अलग से पेश किया। आप तो मीडिया वाले हैं, आप जानते हैं, सब में जमात का आंकड़ा अलग से पेश किया है उन्होंने कि जमात के इतने कोरोना केस आए हैं, इतने पॉजिटिव हैं, इतने निगेटिव हैं, इतने क्वारंटाइन हुए हैं। और ये तो अल्लाह का शुक्र है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अगर माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी और हमारी सरकार का कोई नुमाइंदा या फिलहाल सेंट्रल सरकार का कोई नुमाइंदा इन पर एफआईआर करा देता हो, तब तो मुसलमान कितना वावेला करते। ये तो मुसलमानों के मसीहा ने एफआईआर कराई है, इसलिए मुसलमान भी चुप बैठे हैं। ये सवाल एक बहुत बड़ा उठता है आपके जवाब में कि आपने केजरीवाल जी कहने पर मौलाना साद पर एफआईआर कटवा दी, आपने, मतलब आपकी सरकार भाजपा ने। और उसके बाद में अभी लगभग कई सौ आदमी मरे थे दंगे में। दिल्ली दंगा एक ऐतिहासिक दंगा हुआ है। इधर ट्रम्प, दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति ट्रम्प दिल्ली में थे, उधर दंगे हो रहे थे। तो क्या, और दंगा भड़काने वाले कपिल मिश्रा, जिनके बयानों पर ये दंगा भड़का, तो केजरीवाल जी या अमित शाह जी या आपकी सरकार ने उन पे एफआईआर, उन पे एक्शन क्यों नहीं लिया? कपिल मिश्रा की मैंने 2 वीडियो देखी हैं। आप भी बहुत ईमानदारी से मेरे कहने से वो वीडियो देख करके अपने चैनल के माध्यम से लोगों को दिखाइएगा। अगर ऐसा है उन वीडियो में कहीं कि कपिल मिश्रा ने दंगा भड़काया है, तो कपिल मिश्रा से पहले तो आप मुझ पर एफआईआर करा देना। तो इसका मतलब कपिल मिश्रा जी ने जो कहा था कि आप 4 दिन, आप वीडियो आप गौर से देखिएगा, देखा हुआ मैंने देखा हुआ। तो मौलाना साद ने ऐसा क्या किया जो उन पे एफआईआर हुई? मौलाना साद ने, दिल्ली सरकार ने 15 को गाइडलाइन जारी की थी, 22 को जनता कर्फ्यू हुआ, 23 को पूरा लॉकडाउन हो गया, 28 तक मरकज में बैठे रहे, कोरोना का मजाक उड़ाते रहे, लॉकडाउन का मजाक उड़ाते रहे। उन्होंने तो रिटर्न में सरकार तारीख को खुद उन्होंने एसएचओ को नोटिस भेजा था कि हमारे यहाँ इतने लोग फंसे। नहीं 23 तारीख को उनको एसएचओ ने नोटिस किया था। आप तो दोबारा से उसको पढ़िएगा। 23 को एसएचओ ने नोटिस किया था उनको, एसीपी लाजपत नगर ने। 25 को उन्होंने जवाब में बताया था कि इतने लोग फंसे हुए हैं। उससे पहले 22 को भी वहाँ एसडीएम और एसएचओ और एसीपी जाकर के आ गए थे, किसी ने बात नहीं की थी। 23 को भी जाके आए थे, किसी ने बात नहीं की थी। 25 को भी सिर्फ लिखित में शाम को, 25 की शाम को ये पहुंचाया था। उसके बाद जो प्रशासन ने 26 में आपस में मीटिंग की, फिर उनसे बात की। लेकिन जितनी बार भी प्रशासन के लोग वहाँ गए हैं, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, मौलाना एक बार भी उनसे नहीं मिले। उसके बाद में जो पब्लिक रोड पर निकल कर आई थी, गरीब, मज़दूर, और पूरी दिल्ली से ऐसा लग रहा था जैसे मेला चल रहा है,
हमने हेडक्वार्टर की कवरेज की थी, दिल्ली हेडक्वार्टर की, हमने जगह जगह कवरेज की थी और जा कर के आनंद विहार बस अड्डे पर हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए थे। वो उसमें कितने प्रशासन पे कार्रवाई हुई और कितनी लापरवाही कार्रवाई, कितने लोगों पे कार्रवाई? जी, जितने लोग गए थे वो लोग किसी गाड़ी से या कहीं से भी चलकर नहीं गए थे, सब पद यात्रा करके वहाँ पहुँचे थे और एक अफवाह फैलाई गई थी कि 3 महीने का लॉकडाउन है, 4 महीने का लॉकडाउन है और यहाँ राशन पानी की दिक्कत हो जाएगी, खाने की। तो अफवाह के चलते गरीब इंसान अपने घर जाना चाहता है तो वो वहाँ पहुँचे। आपको ये भी याद होगा कि दिल्ली सरकार के उसमें 2 बड़े अफसर सस्पेंड हुए। दिल्ली सरकार के 2 बड़े अफसर उसमें सस्पेंड हुए, डिटेल में आपको दे दूंगा। और फिर यूपी सरकार ने सबसे आगे बढ़कर, योगी जी ने उनकी मदद की, हज़ारों के हिसाब से बसें भेज करके लोगों को घर घर तक पहुंचाने का काम किया और सबको सैनिटाइज, बसें भी सैनिटाइज थी, सबको जो भी मतलब वो उसमें जितनी भी सहूलतें दे सकते थे उन्होंने दी। लेकिन वो एक अफवाह थी, जैसा आपने कल बम्बई में भी देखा होगा कि अफवाह फैलाई और लोग फ़ौरन बाहर आ गए। जैसा कि कल तो कुछ लोगों ने कहा कि वो जाने के लिए आए थे, गुजरात में भी बाहर आए, मोगरा में बाहर आए। जी। तो इसमें क्या अफवाह फैला देते हैं लोग। जैसा कि कल के लिए तो लोग बोल रहे हैं कि वो स्टेशन पे जा रहे थे। अब मैं आप ही से पूछ लेता हूँ, आप मीडिया वालों से ही, कि मैं कहीं जाऊँगा, मेरी तैयारी होगी तो मेरे हाथ में कोई पन्नी, थैला, कोई सामान तो होगा कि नहीं होगा? किसी के हाथ में भी सामान नहीं था। सब वो अफवाह फैलाई और अपना एक षड्यंत्र के तहत उनको सिर्फ जमा लोग, मैं समझता हूँ आज भी कितने, यानी इस महामारी के दौर में भी इसी जिद में खड़े हुए हैं कि मोदी जी की मुखालफत करनी है। मैं पूरे मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है कि प्राइम मिनिस्टर के डिसीजन लेने से इस महामारी से आज भी किसी हद तक मतलब कवर है। ये आज दुनिया की हालत देखिए, अमेरिका की क्या हालत है, इटली की क्या हालत है, चाइना में क्या हुआ, लेकिन हमारी सरकार ने और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे मुल्क के वजीर आजम ने ऐसा फैसला लिया कि आज, और कितनी डॉक्टर्स की मेहनत है, कितनी प्रशासन की मेहनत है। आप इसके, वो भी तो किसी की माँ, किसी माँ के बेटे हैं, वो भी तो किसी के औलाद हैं। एक सवाल आपके फैसले पर है कि आप ये बताइए कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बार बार आते हैं और जनता को संबोधित करते हैं, तो ये बताइए गृह मंत्री जी कहाँ हैं? देखिएगा, मैं आपको बताऊं, प्राइम मिनिस्टर सर्वेसर्वा हैं, पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। वो जैसे जनता के वज़ीर आज़म हैं, वैसे वो अमित शाह जी गृह मंत्री के भी वज़ीर आज़म हैं। और जब कोई बात वज़ीर आज़म ने कह दी तो फिर उसमें किसी दूसरे मिनिस्टर का आना, कोई बात रखना, वो माने ही नहीं रखता है। फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बाकायदा आप डेली ट्विटर हैंडल चेक कीजिए। माननीय अमित शाह जी ने होम मिनिस्टर होने के नाते पूरे देश को ये आश्वस्त कराया था कि कहीं भी तकलीफ़, दवाई की, खुराक की या किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। मैं एज ए होम मिनिस्टर पूरे देश को ये यकीन दिलाता हूँ प्राइम मिनिस्टर की तकरीर। सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि जब सीए को लेकर के हमारे देश के गृह मंत्री 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं थे और विदेशी के लिए लड़ रहे थे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के लिए लड़ रहे थे, वो लोग अन्य देशों के लिए, नागरिकों के लिए लड़ रहे थे। आज अपने देश में आपदा आई हुई है, आज अपने देश के लोग परेशान हैं, भूख से मर रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, लोग सड़कों पे आ रहे हैं। आप भी टीवी देख रहे हैं, हम भी टीवी देख रहे हैं। तो आज देश के गृह मंत्री का कोई बयान क्यों नहीं आ रहा? बिल्कुल आया, मैं उसी बयान की बात बता रहा हूँ आपको। आप सुबह से शाम तक तमाम हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ जितने भी मिनिस्टर हैं उनकी कैबिनेट में, आप सबको चेक करिएगा। जितनी भी सोशल मीडिया पर रहने की या मीडिया पर रहने की उनके वसाइल हैं, वो सब के ज़रिए पूरे मुल्क को ये बताने की कोशिश की है कि कहीं भी कोई परेशानी नहीं। आपने कल ही मीडिया में देखा होगा कि बिहार में एक शख्स ने राशन के लिए पीएमओ को फ़ोन किया, 3 घंटे की उसको वक्त दिया गया और 1 घंटे में उसके घर का पूरा राशन 6 लोगों का, जितना भी महीने 20 दिन का उसको, यानी एक कासमी साहब, हिंदुस्तान के अंदर 140 करोड़ लोग हैं। जी बिल्कुल, एक को आप खाना पहुंचा करके सरकार की आप कामियों को नहीं दबा सकते। रहा है। मैं आपको अभी तजर्बा करा सकता हूं कि ये काम सरकार ने, सेंट्रल सरकार और स्टेट सरकारों ने एक पुलिस स्टेशन, पुलिस चौकी तक दे दिया है कि एक भी बंदा भूखा रहे, आप अभी पुलिस स्टेशन फ़ोन कर दीजिए, आपके घर राशन आ जाएगा। बहुत सारे लोग इतने गरीब परेशान हैं कि बेचारों के पास, परेशान है, अपने चैनल के माध्यम से हम दिखा रहे हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं, हम जनता तक जा रहे हैं। यहाँ तक के लोग बाहर निकलने तो पुलिस मार रही है और घर में रह रहे तो भूख मार रही है। आखिर ये कब तक रहेगा? लॉकडाउन
अगर इतने लोग आप दिखा रहे हो संख्या में बढ़ रहे हैं, इतने लोग मर रहे हैं, तो उन मरने वालों की तादाद आप गिनतियों में दिखा देते हैं। कभी आपने उसके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट या कभी कोई ऐसी खबर क्यों नहीं दिखा रही मीडिया के अंदर? अब ये सवाल तो मीडिया का है और डॉक्टर्स का है, इसका सवाल तो मैं इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। अदरवाइज़ मैं लॉकडाउन के फैसले पर आपकी ये बात ज़रूर कहूँगा कि लॉकडाउन का फैसला ही एक ऐसा फैसला था कि आज इस मुल्क में लाशें नहीं बिछी, इस मुल्क में महामारी इतनी नहीं बढ़ी कि हम मजबूर नहीं हुए, हमने घुटने नहीं टेके। अल्लाह का शुक्र है डॉक्टर्स, नर्सेज और पूरा स्टाफ और पूरा प्रशासन किस मतलब जान जोखिम में डाल के किस अंदाज से मेहनत कर रहा है कि इंशाल्लाह इसी लॉकडाउन में, इसी 3 अप्रैल तक के लॉकडाउन में हम महामारी को हरा चुके होंगे इंशाल्लाह। पहले राउंड के लॉकडाउन में तो आपके मध्य प्रदेश की सरकार गिराकर बना ली, दूसरे लॉकडाउन में क्या करेंगे? अब ये बताइए, जब एमएलए भाग गए तो सरकार खुद ही गिर गई, उसमें गिराने का मसला। अगला टारगेट क्या है? अगला टारगेट कहाँ की सरकार गिराएगी? कोई टारगेट नहीं है, जो सरकारें खुद ही गिर जाएंगी तो फिर कोई तो बनाएगा ना बाबा। तो आप कांग्रेस मुक्त भारत बना के छोड़ेंगे? बना हुआ है, कांग्रेस मुक्त ही है भारत। कांग्रेस ने जो किया है वो भुगत रही है और भुगतती रहेगी अपने कर्म। देखो, इंसान कोई भी दूसरे की सज़ा नहीं पाता है, इसको आप लिख लीजिएगा। कांग्रेस ने जो किया है वो अपनी सज़ा पा रही है और ये कुछ भी सज़ा नहीं मिली उसको। उसने जो इस मुल्क के अवाम के साथ और जो ख़ास तौर से मैं तो अपनी कौम का रोना रहूँगा, इस मुल्क के मुसलमान के साथ किया है, हाशिमपुरा से लेकर मुरादाबाद से लेकर भागलपुर तक 20,000 फसादात, लाखों मुसलमानों को मरवा करके उनके खून से होली खेली है। तो कांग्रेस का अंजाम तो अभी कुछ भी नहीं हुआ। जब तक जिंदा रहूँगा इंशाल्लाह कोशिश यही रहेगी कि इसको अंजाम तक पहुँचाएंगे कांग्रेस। सर एक सवाल, आप भी मुसलमान हैं, मौलाना साहब भी मुसलमान हैं, तो ये मुद्दा है कोरोना बीमारी का, मगर इसमें जमाती लोगों को बदनाम क्यों करा जा रहा है? नहीं, जमाती को मैं, आपने मेरी डिबेट जितनी भी देखी होंगी और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बता चुका हूँ कि जमात के लोग बड़े शरीफ, अल्लाह वाले, सीधे साधे होते हैं, उनको बदनाम नहीं करना चाहिए। एक अलग से ये गिरोह है मौलाना साद का, एक बात तो ये हो गई, वो अपना काम, उसने जो भी किया, जो भी गलती की। दूसरी बात आपका बताऊं कि अगर मैं मुसलमान हूं और मौलाना मुसलमान है तो इसका मतलब ये है कि मौलाना जो गलती करेगा या मैं जो गलती करूंगा आप मुसलमान होने के नाते नहीं बोलेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। गलती गलती है। मौलाना साहब के ही इतने खिलाफ क्यों हैं आप? भाई ये काम मौलाना साहब, अच्छा मैंने मान लिया मैं खिलाफ गलत हूँ, मीडिया ने गलत किया, पुलिस प्रशासन गलत है, सब कुछ गलत है। मुझे सिर्फ आप ही एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि पूरे मुल्क के मुसलमान जलील हो रहे हैं, जमात जलील हो रही, तो मौलाना बाहर आके क्यों नहीं इनको सफाई दे देते हैं? मगर वो भागे हुए भी तो नहीं है, उन्होंने तो नोटिस का जवाब भी दिया था। तो भाई हाजिर भी कहाँ है वो बता दीजिए ना मुझे। उन्हें डर इस बात का है कि यहाँ पर बहुत सारे कानून को लेकर के ऐसा होता है कि बुलाया जाता है फिर उसके बाद में फांसी लगा दी जाती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके साथ भी कोई प्लानिंग चल रही हो कि उनको प्यार से बुलाया जाए और फिर उसके बाद में केस पे केस और उनकी सारी ज़िंदगी जेल में गुजरे? कानून सरकारें नहीं बनाती, सरकारें तो पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना। पार्लियामेंट में पोजीशन अपोजिशन सभी लोग होते हैं और सुप्रीम कोर्ट उसको बताता है पूरी दुनिया। आप कानून को मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ। कल भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन था, आपने मनाया? बिल्कुल मनाया। आपने बताएंगे कि किस तरह से मनाया? नहीं, मैं तो उनको क्या है अकीदत ही रख सकता हूँ उनके ताल्लुक से, और मैं अभी सोशल डिस्टेंस में रखे हुए हूँ बराबर, और मैं तो खुद क्वारंटाइन हूँ, तो मैं बाहर तो कहीं जा नहीं सकता था। बस ये कि सोशल मीडिया पे किसी तरह अपने ग्रुप के लोगों को बता सकते थे, मुबारकबाद दे सकते थे, वो उनको अप्रिशिएट कर सकते थे, भाई बहुत अच्छा काम किया भीमराव जी ने, यही कर सकते थे, वो कर दिया। अच्छा, आपके जैसे बहुत सारे चैनल हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, देश के अंदर आपदा है, देश के अंदर लोग परेशान हैं, यहाँ तक कि सरकार भी मुहैया कराती परेशान है, और दोबारा क्या नाम है लॉकडाउन बढ़ाना पड़ा। फिर हमारे देश के मीडिया वाले बार बार पाकिस्तान का जिक्र क्यों करते हैं? पाकिस्तान एक मुल्क है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान एक एटमी ताकत भी है, और आप देख भी दुश्मन के यहाँ बिरयानी खाना कहाँ का अच्छा है? मेरी बात पूरी होने दीजिए, वो भी बताएंगे। अब मुझे एक बात ये देखिए कि कोरोना तो पाकिस्तान में भी है, कोरोना तो पूरी दुनिया में है, लेकिन कल ही मुझे एक मेरे दोस्त दिखा रहे थे फ़ोन पर, यानी सरहदों पर मुझे अफसोस इस बात का होता है जो लोग पाकिस्तान को एज ए मुस्लिम सपोर्ट करते हैं। आपको मैं बताऊं कि जम्मू कश्मीर की जितनी भी सीमाएं पाकिस्तान से लगी हुई है, वहाँ जम्मू कश्मीर का मुसलमान ही तो मर रहा है। आप एज ए मुस्लिम आ जाइए, एज ए दुश्मन छोड़ दीजिए।
डेली फायर हो रहा है, डेली आग उनकी घरों में लगाई जा रही है। वो भी तो हमारे मुस्लिम भाई हैं, गरीब हैं, जो सरहदों पर हैं। हमारी सरकार जो है, वहाँ की जम्मू कश्मीर की सरकारें उनकी मदद करती हैं। आज उनको झुग्गी, ये झोपड़ी, जो भी उनका मकान होता है वो बना कर दिया, कल को फिर जो है फायर हो गया, उनकी जानें चली गई। ये पूरे पूरे परिवार। सवाल दुश्मनी का रहा है, फायर का नहीं है। सवाल ये है कि आप जब दुश्मन मानती है आपकी सरकार, तो आप हटा दूं मैं? पड़ोसी मानते हैं, दुश्मन पड़ोसी तो दुश्मन है। तो दुश्मन है तो फिर पड़ोसी कैसे, और पड़ोसी है तो फिर दुश्मन कैसे? आप भाई, इस पे दुनिया के नक्शे से आप हटा देंगे उसको? नहीं हटा सकते, इसलिए पड़ोस में। और दुश्मन तो उसकी फितरत फिर है। खिचड़ी में दुश्मन के नाते से आप खिचड़ी वहाँ खाने गए, अगर मेरी बात तो कुछ भी हो सकता था। मैंने पूरी नहीं होने दी, ऐसे कुछ तो कोई खा नहीं लेगा हमको। अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक सपना था कि पड़ोसी को सही करेंगे, कोशिश करेंगे, ताल्लुकात अच्छे करेंगे, और किए उन्होंने। उसी बात को माननीय प्राइम मिनिस्टर ने आगे कश्मीर के अंदर लगभग 8 महीने से लोग कैद हैं। आप गरीबों की बात कर रहे हैं जी। डोभाल साहब वहाँ जा कर के शांति की अपील करते हैं, किससे कर रहे हैं? देखिए, डोभाल साहब का क्या है, मैं आपको बताऊं, आजकल काफ़ी नाम चर्चा में है, इसलिए आपने भी सवाल कर लिया। मैंने परसों भी एक डिबेट में कहा था, यार वो देश के NSA हैं मेरे भाई, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वो। उनका काम है ऐसे इमरजेंसी हालात में जाना, लोगों से वार्तालाप करना, उनकी बात जानना। और ये देश का पहला NSA मैंने देखा है जो इतना ईमानदार है, अपनी ड्यूटी पब्लिक में जाके कर रहा है। तो दिल्ली मौजपुर सीलमपुर में कौन सी इमरजेंसी थी? बिल्कुल, वो दंगे के हालात थे, कर्फ्यू लग गया था, तो NSA को जाना जरूरी था वहाँ। शाहीन बाग धरने पर क्यों नहीं आए जो 80-80 90 साल की औरतें? और दंगे में जमीन आसमान का फर्क है मेरे भाई। आप धरने पे बैठे रहो सारी जिंदगी, कौन क्यों आएंगे पूछने, किस लिए? और दंगे पर तो जाना ज़रूरी है। देश के हालात ख़राब हो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, मालों का ख़तरा है, आग लगाई जा रही है, और देश का नुकसान हो रहा है, इंसानियत का। तो वहाँ जाना था उनको, ज़रूर अपना फ़र्ज समझा गए। मैं तो उन पर मुबारकबाद दूंगा। आज तक देश के इतिहास में कोई NSA ऐसा हुआ ही नहीं जो इतनी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहा हो। लॉकडाउन कहाँ तक चलेगा? देखिए, मैं तो दुआ करूंगा अल्लाह ताला इस महामारी को जल्दी ख़त्म कर दे। कोई लॉकडाउन का सरकार को शौक़ नहीं है, ना इंसान को शौक़ है, ना जनता को शौक़ है, ना मिनिस्टरों को शौक़ है। ये तो मजबूरी है। अल्लाह ताला से हम सब मिल के दुआ करें, कानून का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ाएं, और हेल्थ के जो स्टाफ, डॉक्टर्स लोग जो कह रहे हैं उसका जो है अच्छे से उसको करें, समझें। एक लॉकडाउन में एक बात समझ में नहीं आ रही है जी। जनता की सारी चीज़ें बंद हैं, जनता को घर से बाहर नहीं निकल सकती, मंत्रालय सारे खुले हुए हैं, सरकारी ऑफिस, ये ऐसा क्या है? नहीं, सरकारी ऑफिस भी सब नहीं खुले हुए, जो बहुत ज़रूरी हैं वो खुले हुए हैं। और डॉक्टर्स की बात का, कानून का, हर चीज़ का पालन करते हुए कुछ ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, क्योंकि देश तो चलना ही है ना, देश तो बंद। अगली सरकार कहाँ बनेगी? अब ये तो मुझे नहीं पता कहाँ बनेगी, इस पर तो जब बनेगी वो दिखेगी, आपका चैनल भी दिखाएगा टीवी में। अगली सरकार कहाँ बनेगी? लास्ट सवाल भाई, मैं कह रहा हूँ ये तो जब बनेगी तब दिखेगा सबको। मरकज के बाद में अगला टारगेट क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ ना मरकज टारगेट था, ना आगे कोई टारगेट है। आप मुसलमानों को ये बात समझनी चाहिए कि मौलाना ने गलती की, गलती माने, देश में देश के दूसरे भाई जो हमसे नाराज़ हैं उनको गलती मानकर खुश करें और सपोर्ट करें। आप मुसलमानों में क्या समझते हो कि सभी दावा तो तबलीग के 14 के 14%, बरेलवी नहीं है, शिया नहीं है, अहले हदीस नहीं है, सूफ़ी नहीं है, बस। अरे मैं कहता हूँ सब मुसलमानों को जलील कराया है, आकर के बाहर माफ़ी मांगे सब देश के मुसलमानों से, और कानून के हवाले अपने आप को। माफ़ी मांगने से उनकी धाराएं ख़त्म हो जाएंगी? नहीं, वो तो कानूनी है, वो कानूनी कार्रवाई है, लेकिन देश के मुसलमानों में एक इकराम आएगा, उनका एक इज्जत आएगी कि इन्होंने अपनी गलती मानने वाला बड़ा होता है, छोटा नहीं होता है मेरे भाई। मुझे इन प्राइम मिनिस्टर से यही उम्मीद है कि पूरी जुर्रत के साथ डिसीजन लेते हैं। यही खूबी है जो पूरी दुनिया में, शायद पूरी दुनिया में इस तरह का प्राइम मिनिस्टर मिलना मुश्किल है, जो अपने देश के लिए कुछ भी ना सोच करके फैसला ले लेता है। जहाँ पर आप रह रहे हैं जी, ये इलाका शाहीन बाग है, वर्ल्ड चर्चित रहा है धरने को लेकर के। बिल्कुल है, अभी भी है वर्ल्ड चर्चित। तो यहाँ पे धरना तो आपके कोरोना की वजह से हटा दिया, यह हट गया, क्या ये धरना दोबारा होगा? मेरे ख्याल से वो बहुत समझदार लोग हैं, धरने पर जो बैठे हुए थे, दोबारा नहीं आएंगे। आए तो क्या कार्रवाई होगी? आए तो ये काम पुलिस का है, मेरा तो है नहीं। मैं तो अपील ही कर सकता हूँ कि भाई दोबारा ना आए हूँ। अभी आपको यहाँ किसी से कोई खतरा? दरअसल क्या है, मुसलमान ज़्यादातर शाहीन बाग के भी ख़िलाफ़ था। यहाँ के लोकल लोग बहुत परेशान थे, वो खुद मुझसे आकर के कहते थे
कि हमारे रोज़गार बंद हो गए, बहुत परेशानियाँ हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग बैठे थे, वो इंसानियत का एहतराम करते हुए यहाँ के लोग कुछ नहीं कह रहे थे उनका। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, ख़तरा मुझे है, ये बिल्कुल इसमें मैं इसको नकारूंगा नहीं। कुछ कट्टरपंथी हैं, कुछ पागल हैं, कुछ बेवकूफ़ हैं जो ना कानून की परवाह करते हैं, ना धर्म की, ना इंसानियत की, ना मज़हब की। लेकिन मैं समझता हूँ ज़्यादातर लोग समझदार हैं और ज़्यादातर लोग आज कोरोना के लिए नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर की बात को कोरोना के लिए ले रहे हैं। यानी जो लॉकडाउन है कोरोना के लिए है, बीमारी के लिए है, देश के लिए है। और जो शाहीन बाग था उसमें भी मैंने देखा यहाँ की लोकल जनता ज़्यादातर खिलाफ थी। शाहीन बाग के लोकल जनता की मैं बात करता हूँ। और आपने देखा भी होगा मीडिया के माध्यम से कि कई बार लोकल लोग इनको उठाने भी आए थे। आपने देखा होगा कि वो एक रिवाल्वर मिला है, कोई चौधरी थे, क्या था वो पूरा सिस्टम, आपको मीडिया वालों को ज़्यादा पता होगा, मैं तो नहीं जाता था। लेकिन एक कोशिश की गई थी कि इनको उठाया जाए और मैंने लोकल लोगों से एक एक करके बात की है। मेरे बहुत ताल्लुक आते हैं यहाँ, पूरे 40 फुटे में ताल्लुक आते हैं। मैं खुद पूछता था उनसे, सीए लाने की क्या ज़रूरत पड़ेगी सरकार को? सीए है क्या? सीए है क्या? इस देश की परंपरा का हिस्सा है सीए, सांस्कृतिक का हिस्सा है सीए। वो हिंदू भाई, ये तो संपूर्ण भारत था, वो अफगानिस्तान हो, वो पाकिस्तान हो, वो बांग्लादेश हो, वो हिंदू जो अपने आप को परेशान महसूस कर रहा है या परेशान उसको किया जा रहा है, पीड़ित है, उनके लिए अगर देश में भाई आज से पहले भी तो देश लाखों लोगों को पनाह दे चुका है। उसमें हिंदू भी हैं, उसमें मुसलमान भी हैं, उसमें सिख भी हैं, उसमें बुद्धिस्ट भी हैं, उसमें तिब्बत के लोग भी हैं। आपने देखा है, आपको तो सब पता है। लेकिन अगर कुछ हिंदू लोग, मगर विरोध पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं बता रहा हूँ ना, यही तो षड्यंत्र किया गया भाई, यही तो षड्यंत्र किया गया। और मैं आपको धरने की भी बता दूं आपको, उसमें पॉपुलर फ्रंट का हाथ था, उसमें कम्युनिस्ट पार्टीज़ का हाथ था, और उसमें कांग्रेसियों का भी हाथ था, और उसमें आम आदमी का भी हाथ था। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जब भाजपा सरकार सब नहीं बिरयानी दे रहे है, थे। कांग्रेस की सरकार में एक धरना चला था निर्भया कांड को लेकर के, जिसमें अन्ना हजारे को हीरो बनाया गया था। आज देश के अंदर सारे देश की महिलाएं रोड पर आ गई हैं। अब अन्ना हजारे कहाँ हैं? ये अन्ना हजारे बता पाएंगे अगर ढूंढ सको तो। मेरी मुलाकात कभी नहीं हुई है। अन्ना हजारे को अंदर ग्राउंड कर दिया गया या अन्ना हजारे को भी खामोश कर दिया गया? अन्ना हजारे उस वक्त भी बुढ़े आदमी थे बेचारे, ये तो उनका जज्बा था, शौक था, चले आए थे। आज जज्बा कहाँ गया था? अब और उम्र रसीदा हो गए, बीमार सीमार शायद, मैं ऐसा अनुमान लगा रहा हूँ। मुझे उनसे ताल्लुकात रहे नहीं तो बहुत जानकारी नहीं है। काफ़ी दिन से उनका कोई मैसेज, पैगाम, कोई वीडियो ऑडियो भी नहीं देखा। जनता के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? जनता के लिए संदेश ये है कि इस महामारी के दौर में 2-3 बातें ख़ास तौर से जो प्राइम मिनिस्टर ने अपील की है कि एक तो आसपास के गरीब लोगों का और अपने मुलाजिमों का, अपने आसपास पड़ोसी, वो किसी भी मज़हब का हो, उन सब का ताल्लुक़ हमें ये देखना है कि वो परेशान तो नहीं है, उसको दवाई की, राशन की ज़रूरत तो नहीं है, खुद मदद कर सकते हो, किसी से करा सकते हो, यहाँ तक कि और नहीं तो और पुलिस स्टेशन तक ये बात पहुँचा सकते हो तो वो। तो ये थे हमारे साथ वजादुल कासमी साहब, जो भाजपा के वरिष्ठ मतलब काफ़ी चर्चित हैं, जो टीवी पर ज़्यादातर इनकी बहस होती रहती है इस्लाम को लेकर के, कभी मरकज़ को लेकर के, कभी सरकार की नीतियों को लेकर के, और लोग इनको पसंद भी बहुत करती है। और जहाँ तक कि सरकार से जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा इनकी बात मानी भी जाती है। तो इन्होंने जो प्रधानमंत्री और देश के अन्य गृह मंत्री साहब और क्या नाम है, देश की जनता से जो अपील की है कि अपने घर में रहें और उनको कोई परेशानी है पुलिस स्टेशनों में जा कर के बात बताएं और वहाँ पर परेशानी दूर होगी। केंद्र सरकार की तरफ से ये आदेश है कि पुलिस उनको उनकी परेशानी को दूर करे। तो हम अमन न्यूज़ की टीम माध्यम से भी यही कहना चाहेंगे देश के जनता के लिए कि लॉकडाउन का पालन करें और लॉकडाउन को ना तोड़ें, और देश की सरकार और देश की जनता सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं, क्योंकि खतरनाक बीमारी है जो सामने नहीं आती और सब कुछ करके चली जाती है। आप देखना चाहते हैं तो अमेरिका देख लीजिए, आप देखना चाहते हैं बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ पर वो लोग भी ऐसे ही रह गए और उन्होंने तैयारी नहीं की और आज उनको उसके परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। तो हमारे देश के सरकार की जो माने तो कुछ लोग उनकी बातों का मजाक भी उड़ा रहे हैं, कुछ लोग उन बातों को मानने को तैयार नहीं, लेकिन माननी पड़ेगी क्योंकि लॉकडाउन ये हमारी सुरक्षा है और लॉकडाउन की वजह से हम सुरक्षित हैं। तो अपने घरों से ना निकलें, और ज़्यादातर निकलें तो क्या नाम है कोई ज़रूरी ख़ास काम हो निकलें, वरना घरों पर ही रहें। मैं M.A. बर्नी, शाहीन बाग, अमन न्यूज़।